हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो हियर इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने JKPSC की सोशोलॉजी के लेक्चर की MCQ सीरीज़ को। हम लोग अपने जो कंसेप्ट है वो MCQ के थ्रू यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इसके जो है आपके 130 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आगे के और 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, कुछ कंसेप्ट बेस्ड है, चीज़ें भी समझ रहे हैं। आपको पता है हम किस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम में हर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं आता है, सारे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। 50 to 60% पेपर ऐसा होता है जो फैक्ट पे बेस्ड होता है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे होते हैं। तो अगर आपको वो चीज़ें पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। इवन 70 to 80% पेपर ऐसा होता है। सिर्फ 10 to 20% पेपर समटाइम हमें देखने को मिलता है कि बहुत ही डिफ़िकल्टी वहाँ पर रेस कर रखी होती है क्वेश्चन की, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, हु यूज द टर्म जनरलाइज्ड अदर। देखिए, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ जनरलाइज्ड अदर एंड सिग्निफिकेंट अदर। जनरलाइज अदर वो लोग होते हैं जो एक तरीके से आप काउंट करते हो कि दे आर द जनरल पीपल, जिनका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, जो एक जनरल लेवल पे चीज़ों में काम कर रहे हैं। एंड स्पेशलाइज इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू स्पेशलाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहले जो तो देखेंगे जनरलाइज अदर एंड स्पेशलाइज अदर का कंसेप्ट वाज गिवन बाय GH मीड। एंड GH मीड जो है वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से बिलोंग करने वाले थिंकर हैं। तो ये जो कंसेप्ट था, ये एक अमेरिका के जो फिलोसफर थे, दैट इज़ GH मीड, उन्होंने यहाँ पे इस कंसेप्ट को दिया है। फर्दर अगर हम बात करें, which among the following type of complexity of society was not discussed by Herbert Spencer। देखिए, हार्बर्ट स्पेंसर की बात की जाए तो हार्बर्ट स्पेंसर ने किस किस चीज़ों की बात की है। हार्बर्ट स्पेंसर ने बात की है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके बताती हूँ, सिंपल सोसाइटी की, राइट, कंपाउंड सोसाइटी की। फिर उन्होंने और ज़्यादा सोसाइटी जब डेवलप हुई, धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन आया, तो उन्होंने आगे बात की है डबली कंपाउंड, ट्रेबली कंपाउंड सोसाइटी की, राइट। लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोसाइटी की उन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो कौन सा जो टाइप है वो नहीं दिया है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर, सीधा आंसर है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने यहाँ पे अभी, क्योंकि देखिए अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे तो एक टॉपिक जो है वो 10 से 15 मिनट ले लेगा। तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द थिंकर। मैं मान के चल रही हूँ कुछ चीज़ें आपको क्लियर है और मैं उनको बस आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ MCQ। और कुछ टॉपिक आपने अगर प्रीवियस वीडियो अब तक की देखी है तो आपने देखा होगा कुछ टॉपिक मैं आपको साथ में समझा के भी चल रही हूँ। स्टिल आपको किसी टॉपिक में डाउट है, आपको लग रहा है ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। आई विल ट्राई कि मैं आपको उसको भी नेक्स्ट वीडियो में उसका कोई क्वेश्चन लेकर उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूँ। Which of the following statistical measure has the arithmetical average series of a number। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टैटिस्टिकल मेज़र में, तीन तो ये मीन, मीडियन, मोड तो आपके मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं, राइट। तो जो एवरेज वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, मीन। एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, वो क्या होता है, मीन। मीडियन जो होती है वो होती है मिड वैल्यू। अगर इसी तरीके से आपसे मिड वैल्यू पूछी जाए, मीडियन होती है मिड वैल्यू, एंड मोड होती है मोस्ट फ्रीक्वेंटिव वैल्यू। जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आ रही है, जो चीज़ बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है। तो अगर कहीं पे भी मोस्ट लाइकली टू ऑकर या रिपीटेडली ऑकरेंस या मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंटिव ऑकर, तो मोड हो जाएगा। मिड वैल्यू में मीडियन आ जाएगा, एंड मीन के केस में एवरेज वैल्यू आ जाएगा। मीन इज अबाउट द एवरेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who among the following thinkers stated that poverty is the worst form of violence। देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि गरीबी जो है वो सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ है। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है ये लाइन। अगर ये स्टेटमेंट इस तरीके से आ जाए कि ये बताया क्योंकि पोवर्टी है, लोगों के पास गरीबी है, लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, दिमाग भी खाली है, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है चीज़ों की, पैसा भी कमा नहीं पा रहे हैं, तो इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड भी रहेंगे और समटाइम उस वजह से वायलेंस भी देखने को मिलती है। सो दिस स्टेटमेंट वाज स्टेटेड बाय महात्मा गांधी, राइट। महात्मा गांधी एक इंडियन थिंकर है। महात्मा गांधी की हमारी स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी की एक वीडियो आपको चैनल पे आई थिंक मिल भी जाएगी रिकॉर्डेड। तो आप अगर सर्च करेंगे ना महात्मा गांधी एजुकेशन हॉटस्पॉट, तो आपको इनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिल जाएगी। चलिए, द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलर, बिकेम पॉपुलर आफ्टर विच रिपोर्ट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करो कि आप भी यूज़ कर पाओ प्लस आने वाली जनरेशन भी इसका यूज़ करे। आप भी यूज़ करो प्लस आने वाली जनरेशन भी इसका यूज़ करे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो थे, 17 गोल्स जो है वो अडॉप्ट किए गए थे। 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अडॉप्ट किए गए, जिसको बात की गई कि आपको उनको अचीव कब तक करना है,
उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट ईयर जो अचीवमेंट का ईयर है वो है 2030 तक आपको उनको क्या कर लेना है, अचीव कर लेना है, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बताया था, मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 जो है वो भी एक अलग से आपका अपडेट कर दूंगी। तो इसकी अगर रिपोर्ट देखी जाए तो द आंसर टू दिस इज दैट इज ब्रंडलाइट रिपोर्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बाद जो कि 1987 में आई थी, जिसका जो थीम था दैट वाज अवर कॉमन फ्यूचर, राइट। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ नॉट द इशू फॉर इंडिया ओनली, ये सारी कंट्रीज़ के लिए बात है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज़ अ कंसर्न फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री, इट इज़ नॉट द कंसेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू इंडिया ओनली, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, आप देख सकते हैं इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन करा कि नीड्स, जिसमें आप अपने साथ साथ देख के चलते हो कि आप फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी फुलफिल कर पाओ। देखिए नेक्स्ट आ गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है, कंसीडर करना है और करेक्ट बताना है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन वाज पॉपुलराइज्ड बाय गैरेट, ये देखिए पूरा नहीं आ पाया है, मैं आपको बता देती हूँ, इट इज़ गैरेट हार्डम, राइट। इट रेफर्स टू ओवर यूज़ ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कॉमन है आप उसका ओवर यूज़ करते हो। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, कॉमन मीन्स थिंग्स दैट बिलोंग टू दिस होल, जैसे स्काई है, कुछ समुद्र का कुछ एरिया होता है। देखिए अराउंड 12 नॉटिकल माइल तक तो जिस कंट्री के साइड से वो सी है, जिस कंट्री के सराउंडिंग में वो सी है उसका होता है, उसके आगे के एरिया जो होते हैं तो समुद्र में भी ऐसा एरिया होता है दैट इज़ कॉमन फॉर द पीपल, ग्लोबल कॉमन बोली जाती है ऐसी चीज़ें, राइट। तो ये क्या बोला जा रहा है कि इस टर्म को यहाँ पे किसने पॉपुलराइज़ किया और इसका मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल ये दोनों बातें सही हैं, राइट। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन का मतलब क्या होता है कि आप जब एक्सप्लॉइट कर रहे हो और ओवर यूज़ कर रहे हो शेयर्ड रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज जो सबके लिए कॉमन है, राइट। चलिए आगे देखते हैं 137 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन आता है रिन्यूएबल क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, राइट। तो जो सप्लाई में लिमिटेड होते हैं, जो सप्लाई में लिमिटेड है, जो बहुत बल्क में एप्लीकेबल नहीं है, जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और जिनको बनने में बहुत ज़्यादा टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल वगैरह, राइट। जो एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो वो उनको मिलियंस ईयर लगते हैं बनने में, आप उनको तुरंत नहीं बना सकते हो। और वही रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो बल्क में प्रेजेंट हैं, नॉन एग्जॉस्टेबल इन नेचर होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो ख़त्म हो जाएंगे, राइट। और उतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इन्हें बनने में, इन्हें फॉर्म होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इनमें से कौन से रिन्यूएबल है ये आपसे पूछ रहा है, राइट। तो देखिए सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, सन से आ रही एनर्जी, सन एग्जिस्ट करता है तो वो एनर्जी आपके पास अवेलेबल रहेगी। कोल को बहुत टाइम लगता है बनने में, फॉरेस्ट आपके पास बल्क में अवेलेबल है, येस फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बट फॉरेस्ट अवेलेबल है, एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं, फॉरेस्ट ख़त्म नहीं हो रहे हैं फॉरेस्ट, राइट। पेट्रोलियम को बनने में बहुत टाइम लगता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सोलर एनर्जी एंड दैट फॉरेस्ट आर द रिसोर्सेज जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लियर, दे आर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आंसर हो गया 1 और 3। तो 1 और 3 कहाँ पे है, ए ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है यहाँ पे, हु इज़ कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। अब इकोलॉजी की बात करें, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है आपस में रिलेट करते हैं, तो ह्यूमन इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी, कल्चरल इकोलॉजी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इकोलॉजी हमारे पास है। तो ह्यूमन इकोलॉजी की जब बात करते हैं तो ह्यूमन इकोलॉजी का कंसेप्ट जो है वो दिया था रॉबर्ट एजरा पार्क ने। फैक्चुअल क्वेश्चन है, अब ये मत बोलना इतना इजी क्वेश्चन है, ये क्या है, जिसको नहीं आता, जिसको नहीं पता उसके लिए याद करना ज़रूरी है। सीधे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में 6 स्टेटमेंट देगा और बोलेगा बताइए कौन सी सही कौन सी गलत है। आप देखिए अपने पेपर उठा के, आप PYQs उठा के देखिए, सोशोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम उठाइए, बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो भी एग्जाम में आते हैं, तो आपको फैक्ट्स भी याद होने चाहिए। तो ह्यूमन इकोलॉजी जो है उसके फाउंडर कौन माने जाते हैं, रॉबर्ट एजरा पार्क। सेक्टर मॉडल इन ह्यूमन इकोलॉजी के बहुत सारे अलग अलग, जैसे कंसेंट्रिक जोन मॉडल है, CBD है, आपका सेक्टर मॉडल है, इस तरीके से मल्टीपल मॉडल होते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेक्टर मॉडल है वो किसने दिया, सीधा याद कीजिए, इट इज़ बाय होमर होएट, राइट। तो इन्होंने ये सेक्टर मॉडल दिया था। मैं इसके अलग अलग वीडियो में एक दो क्वेश्चन टॉपिक से इस तरीके के लेने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक वेराइटी और डिफरेंट रेंज ऑफ क्वेश्चंस और टॉपिक्स कवर कर पाएँ। फिर कल्चरल इकोलॉजी से सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड कौन है, आपने ह्यूमन इकोलॉजी देख लिया, आप पूछ रहे हैं कल्चरल इकोलॉजी सिंपल, जो एनवायरनमेंट एंड कल्चरल एस्पेक्ट पे स्टडी करता है। कल्चर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कल्चर इज़ नॉट ओनली अबाउट रिलीजन, कल्चर आपके धर्म की बात नहीं करता है, कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ।
हाउ यू आर लिविंग, व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हाट यू आर वियरिंग, व्हाट यू आर ईटिंग, ये सब कल्चर पे आता है। तो किस तरीके से एनवायरनमेंट कल्चर को इम्पैक्ट करता है, ये कल्चरल इकोलॉजी की बात है। और इसके मेन प्रोपाउंडर जो है, इसके से जो क्लोज एसोसिएटेड पर्सन है इस थ्योरी से, दैट वाज जुलियन स्टीवर्ट। वहाँ पे कौन थे? रॉबर्ट इजरा पार्क। यहाँ पे कौन हो गए? जे स्टीवर्ट। क्लियर? सो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर लिए। ये 140 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम लोग 141 से 150 तक डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोगों का एग्जाम 11 अक्टूबर को है। आई विल ट्राई जितने मैक्सिमम हो सके मैं आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कस कराऊँ आपके टॉपिक से रिलेटेड, एंड होपफुली ये आपकी हेल्प करे एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाएं। सो या दैट्स ऑल। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी टॉपिक में डाउट है, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर लूँ और उस टॉपिक को डिटेल में आपको समझा दूँ। सो या दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड या यूजुअली आई डोंट से, बट अगर आप यहाँ तक पहुँचे इट मीन्स ये सीरीज़ आपकी हेल्प कर रही है और आपकी सारी वीडियोस देख रहे हैं। देन अगर ये हेल्प कर रही है देन डू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस विद ऑल द पीपल जो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड, और भी कोई एग्ज़ाम, बीट यूजीसी नेट, बीट आपका सेट एग्ज़ाम स्टेट के रिगार्डिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, पीजीटी सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है, तो सब तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।